अवनी विवान मल्होत्रा के ऑफिस में उसकी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर विवान की एक तस्वीर थी। अवनी उस तस्वीर को निहार रही थी और देखते देखते वो इस कदर खो गई कि उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, विवान, जरा मेरे पास आकर बताइए ना कि इसमें से कौन सी फाइल किस फोल्डर में रखी है। अवनी की आवाज सुनते ही विवान तुरंत उसके पास आया और माउस पकड़कर उसे फाइल्स के बारे में समझाने लगा। जैसे ही विवान की खुशबू अवनी तक पहुंची, उसकी धड़कनें तेज होने लगी और वो खुद पर से काबू खोने लगी। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद जब उसे अपने पति का स्पर्श मिला तो अवनी दुनिया जहान की सुध भूल गई। विवान की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो अवनी के बेहद करीब खड़ा था। बात करते करते उसके होंठ अवनी के कानों को छू रहे थे। भावनाओं के इसी बहाव में विवान ने उसके कान पर एक छोटा सा किस कर दिया। अवनी ने भी जैसे ही उसका स्पर्श महसूस किया, अपनी आंखें मूंद ली और उस एहसास में डूब गई। तभी विवान ने अवनी की व्हीलिंग चेयर को अपनी तरफ घुमाया और उसे एक टक निहारने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सालों से खोई हुई कोई कीमती चीज आज दोबारा उसके हाथों में आ गई हो। जब विवान ने अवनी की तीखी नाक पर अपना प्यार जताया तो उसे ऐसा लगा जैसे वो स्वर्ग में तैर रही हो। विवान धीरे धीरे उसके होठों के करीब आया और उन्हें सहलाते हुए उसके दोनों गालों पर बारी बारी से किस करने लगा। विवान ने जब अवनी के पूरे चेहरे को चूम लिया तो अवनी पूरी तरह सुध-बुध खो बैठी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। उसने भी उसी शिद्दत से विवान को रिस्पॉन्स देना शुरू किया। विवान ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसके होठों की तरफ झुकते हुए धीरे से पूछा, क्या मैं हक जता सकता हूँ? सवाल पूरा होने से पहले ही अवनी ने विवान के होठों को चूमना शुरू कर दिया। विवान को अवनी से इतनी बेताबी की उम्मीद नहीं थी। 3 साल की उस लंबी जुदाई के बाद उस एक किस में बेपनाह प्यार, जबरदस्त तड़प और गहरा लगाव साफ झलक रहा था। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे और विवान के हाथ हक से अवनी की कमर पर टिके थे। विवान जैसे ही और करीब आने की कोशिश करने लगा, अवनी अचानक चिल्लाई, नो! और उसी चीख के साथ दोनों हकीकत की दुनिया में वापस आ गई। विवान की आवाज ने उसे वर्तमान में खींच लिया। क्या हुआ मैडम? आप अचानक ऐसे चिल्लाई क्यों? अवनी ने बेहद घबराहट और हड़बड़ाहट में विवान की तरफ देखा। विवान उसके सामने वाली कुर्सी पर बड़े आराम से बैठा हुआ था। तब अवनी को एहसास हुआ कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो महज उसका एक सपना था। विवान ने बड़े ही मजाक किया और तंज भरे लहजे में पूछा, हेलो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या कोई रंगीन सपना देख रही थी? अवनी को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा कि महज कुछ पलों में उसने विवान को लेकर क्या क्या ख्वाब देख डाले। खुद को संभालते हुए उसने गुस्से में कहा, शट अप विवान, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। विवान मुस्कुराते हुए उठा और उसके करीब आकर बोला, क्यों मैडम, जो सपना देखा है क्या उसे हकीकत में नहीं बदलना चाहती? अवनी घबरा गई और पीछे हटते हुए बोली, नो विवान, तुम अपनी हद पार कर रही हो। इस पर विवान ने जवाब दिया, अभी तो हद पार की ही कहाँ है मैडम, वो तो अब करूँगा। फिर उसने बात घुमाते हुए कहा, हाँ, आपने कहा था कि आपको सिस्टम में कुछ डाउट है। देखिए, ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, इसलिए मैं इसकी हार्ड ड्राइव अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसके जो भी पैसे होंगे वो मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। अवनी ने बस इतना कहा, ठीक है, और वहां से उठकर 7वीं मंजिल की खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखने लगी। खिड़की के पास खड़ी अवनी उसी सपने के बारे में सोचने लगी। जैसे जैसे वो उन पलों को याद कर रही थी, उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। दूसरी तरफ सीपीयू से हार्ड डिस्क निकालते हुए विवान के मन में भी कई सवाल चल रहे थे। उसने सोचा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस लड़की के आगे इतना झुक क्यों रहा हूँ। अगर मैं अपने पुराने अंदाज में निपटता तो 1 मिनट में इसे इसके घुटनों पर ले आता। आखिर मुझे इसकी बातें सहने की जरूरत क्या है? इसी कश्मकश में उसने अपना पुराना सिस्टम हटाकर अवनी के लिए नया सिस्टम सेट कर दिया। तभी विवान के फोन पर रंजीत जी का कॉल आया। रंजीत को देखते ही विवान बड़बड़ाने लगा, इनकी वजह से ही ये सारी मुसीबतें शुरू हुई हैं। फोन उठाते ही उसने व्यंग्य करते हुए कहा, बोलिए सर, मैं तान्या मैडम का पीए बात कर रहा हूँ। मैडम अभी बाहर के नज़ारे देख रही हैं, क्या थोड़ी देर बाद उनसे आपकी बात कराऊं? रंजीत ने गंभीर स्वर में कहा, विवान, मेरी बात सुनो।
तुम जिस सब्र से काम ले रहे हो उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर तुम ऐसे ही धैर्य बनाए रखोगे तो तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। विवान गुस्से से बोला, आपने तो अपना सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर दिया है, अब मेरे लिए कौन सा इनाम बचा है आपके पास? आप अपना काम कीजिए मामा। मेरे दिल में जो आपके लिए इज्जत थी वो अब खत्म हो चुकी है। मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा कि आप कुछ मत कीजिए। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आपकी बेटी है, आप उसे सब कुछ दे दीजिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार मुझसे या माँ से कह दिया होता और साइन करने को कहा होता तो हम खुद ही कर देते। इस तरह अचानक आकर धोखा देने की क्या जरूरत थी? आपकी बेटी को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। बस उसी के लिए मैंने ये पीए की नौकरी की है, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। इतना कहकर उसने गुस्से में कॉल काट दिया। फोन रखने के बाद उसने मन ही मन कहा, किसे चाहिए इनका गिफ्ट? जिस इंसान ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया उसने दोस्त की बेटी के लिए मुझे ही पराया कर दिया। अब इनसे बात करना ही बेकार है। और वो पागल लड़की, पता नहीं जब से मुझे छोड़कर गई है क्या सोच रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। विवान ने खिड़की के पास खड़ी अवनी से कहा, मैडम, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने अपना सारा सामान ले लिया है, मैं इसे पुष्कर के कमरे में शिफ्ट करके आता हूँ। इतना कहकर वो पुष्कर के कैबिन में चला गया। विवान जाते समय अपनी अलमारी से अवनी की वो फोटो भी साथ ले आया था जिसे उसने छुपा कर रखा था। अवनी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। दोनों अलग अलग कमरों में बैठकर एक ही एहसास के बारे में सोच रही थी। खिड़की के पास खड़ी अवनी की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही विवान वहां से गया उसने सोचा, क्या मैंने जो रास्ता चुना है वो सही है? विवान बहुत जिद्दी और बेरहम है, फिर उसने मेरी सारी शर्तें क्यों मान ली? क्या उसे पता चल गया है कि मैं ही अवनी हूं? अगर उसे पता होता तो वो इतनी दूरी बनाकर बात नहीं करता। उसकी आंखों में शक तो दिखता है पर पहचान वाली वो बात नहीं है। वो इसी कश्मकश में थी कि तभी उसके लैपटॉप पर एक वीडियो कॉल आई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विवेक कपूर था, विदेश से लौटने के बाद जिससे अवनी अक्सर बात करती थी। अवनी ने थकी हुई आवाज में कॉल उठाया और कहा, बोलो विवेक, इस वक्त वीडियो कॉल क्यों किया? मैंने कहा था ना कि शाम तक मुझसे बात मत करना। विवेक ने प्यार से पूछा, मैं तुमसे बात किए बिना कैसे रह सकता हूँ, खासकर तब जब मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत अपसेट होगी। विवेक की आवाज सुनते ही अवनी का सब्र टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी भावनाओं को और नहीं दबा सकी। उसने रोते हुए कहा, विवेक, ऐसा मन कर रहा है कि सब छोड़कर वापस आ जाऊं। मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा। उसे देखूं तो गुस्सा आता है और उसके पास रहूं तो डर लगता है कि कहीं मेरा दिल फिर से पिघल ना जाए। मैं अब और सहन नहीं कर पा रही। विवेक ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेबी, मैंने तुम्हें सिखाया है ना कि जज्बात को खुद पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें पता था कि वहां ये सब होगा, फिर भी तुम गई। पहले अपने दिमाग को शांत करो, समझी? विवेक की बातों से अवनी को थोड़ी तसल्ली मिली। अवनी ने लंबी सांस लेकर कहा, थैंक्स विवेक। लड़कियां चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक मोड़ पर आकर अपने पार्टनर के लिए लगाव महसूस करना कुदरती है ना। ये सुनकर विवेक को गुस्सा आ गया और वो बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ बेबी। तुम जो कह रही हो वो एक नॉर्मल पति पत्नी के लिए सही हो सकता है। अगर ये कोई छोटी मोटी लड़ाई होती तो ठीक था, पर उस विवान ने तुम्हारे साथ जो किया है वो शायद तुम भूल जाओ, पर मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसे तो एक दिन मेरे हाथों सबक मिलना ही है। विवेक की बात सुनकर अवनी और भी ज्यादा तनाव में आ गई। विवेक की बात सुनते ही अवनी का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, शट अप विवेक, ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी मत करना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं अपनी परेशानियां खुद संभाल सकती हूँ। अब फोन रखो और अपना काम करो। अवनी ने विवेक को बोलने का मौका दिए बिना ही कॉल काट दिया। उसकी आंखों में इस वक्त बेइंतहा गुस्सा था। उसने तुरंत जाकर अपना चेहरा धोया और मेकअप से अपने रोने के निशानों को छिपाया। फिर एक गहरी सांस लेकर वो पूरे रौब के साथ पुष्कर के कैबिन की तरफ बढ़ी। वहां विवान आंखें मूंदकर सोफे पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही अवनी का गुस्सा फूट पड़ा। विवान, ये सब क्या चल रहा है? हाँ विवान, ये सब क्या चल रहा है? तुमने कहा था कि तुम सब अरेंज करके आओगे और यहाँ तुम आराम फरमा रही हो। क्या यही तुम्हारा काम करने का तरीका है? विवान कुछ बोल पाता उससे पहले ही अवनी ने उसे बुरी तरह सुनाना शुरू कर दिया।
उसकी आवाज कैबिन से बाहर तक जा रही थी, जिसकी वजह से ऑफिस का सारा स्टाफ काम छोड़कर तमाशा देखने लगा। बाहर भीड़ देखकर अवनी और भड़क गई। उसने चिल्लाकर पूछा, यहाँ क्या कोई शो चल रहा है? कौन है यहाँ का टीम लीडर? अवनी के सवाल पर वहाँ मौजूद 10-15 लोगों ने हाथ उठाए। उसने कड़क आवाज में कहा, जल्द से जल्द एक मीटिंग अरेंज करो और तुम पहले मेरे कैबिन में आओ। ऑफिस में आकर सोने की आदत पाल रखी है। इसी तरह ऑफिस चलाते हो तुम लोग? इडियट। दांत पीसती हुई अवनी वहां से चली गई। विवान को इतना गुस्सा आया कि उसका मन किया कि इस लड़की को जान से मारकर जेल चला जाए। उसने वहां खड़े लोगों को बस एक नजर भर कर देखा और अगले ही पल सब लोग डर के मारे अपने अपने काम में जुट गए। विवान ने खुद से कहा, ये फैसला मेरा ही था। अब देखता हूँ कि ये मैडम कितनी दूर तक जाती है। दूसरी तरफ रंजीत अपने दोस्त अतुल की प्रेम कहानी राजेश्वरी, कृष्णा, पवित्रा, आशिका और विघ्नेश को सुना रहे थे। उन्होंने बताना शुरू किया। अतुल ने पार्वती को पहली बार एक आश्रम में देखा था। वहाँ एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। खुशकिस्मती से अतुल और मैं उसी तरफ राउंड पर थे। हमें देखते ही वो डर कर भाग गया। उन्होंने आगे बताया, पार्वती बेहोश थी, इसलिए उसे एक कॉमन दोस्त के अस्पताल ले गया। शुक्र है कि उसे कुछ नहीं हुआ था। ठीक होने के बाद हमने उसे वापस आश्रम छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद अतुल का वहाँ अक्सर जाना होने लगा। अतुल के पिताजी सख्त और पुरानी सोच के आदमी थे। अगर उन्हें पता चलता कि वो किसी अनजान लड़की से शादी करना चाहता है तो वो कभी राजी नहीं होते। रंजीत जी ने एक ठंडी आह भरी और बोले, मुझे डर था कि अगर उसके घर वालों को पता चला तो पार्वती के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने अतुल को उसे भूलने की सलाह दी। लेकिन साल बीतते गए पर अतुल उसे नहीं भूल पाया। उसकी माँ उसके लिए कई लड़कियां देख रही थी, पर उसे कोई पसंद नहीं आई। उसके दिल में सिर्फ पार्वती थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और पार्वती से पूछा। वो भी मान गई। उन्होंने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहा, घर पर बताने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने गुपचुप तरीके से उससे शादी कर ली। एक अलग घर लेकर उसे वहां रखा। तब उसे एहसास हुआ कि वो आम लोगों जैसी नहीं है। वो कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करने लगती थी। उसे मानसिक बीमारी थी। ये बात उसे शादी के 4-5 महीने बाद पता चली और उसने मुझे ये बात बताई। रंजीत जी की आंखों में नमी आ गई, लेकिन इस वजह से वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो खुद एक बच्ची जैसी थी, इसलिए उसने सोचा कि उसे माँ नहीं बनाऊंगा। पर हालात कुछ ऐसे बने कि वो करीब आ गई। मीरा उसकी खुशियों की निशानी बनकर आई, उसकी पहली बेटी। पार्वती के मन में लड़कियों को लेकर एक अजीब सी हीन भावना थी। उसे लगता था कि लड़की होने की वजह से ही उसे इतना दुख मिला। पता नहीं उसके मन में क्या था। वो बस एक बेटा चाहती थी। उसी जिद में अवनी का भी जन्म हुआ। इतना सुनते ही विघ्नेश ने चुटकी लेते हुए कहा, तभी अतुल मामा की दूसरी बेटी इतनी जिद्दी है। रंजीत जी ने उसे घूर कर देखा और उनके साथ साथ पूरा परिवार विघ्नेश को घूरने लगा। विघ्नेश ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। कृष्णा ने अपना शक दूर करते हुए पूछा, मामा, जब 2 बच्चे हो गए थे तब तो वो अपने घर जा सकते थे, फिर क्यों नहीं गए? रंजीत जी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, उसी बात का तो डर था। उसे डर था कि बेटा ना होने का बहाना बनाकर पिताजी उसकी दूसरी शादी करा देंगे, इसीलिए उसने घर पर कुछ नहीं बताया। उधर पार्वती का इलाज चल रहा था तो वो भी नॉर्मल थी, सब ठीक चल रहा था। पर जब उसने घर पर सब बताने का मन बनाया तभी पार्वती ने घूमने की जिद की। उसे समंदर देखना था, इसलिए वो कन्याकुमारी चले गए। उनकी आवाज भारी हो गई। वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वहां पहुंचने पर पता चला कि सुनामी आने वाली है। वहां भगदड़ मची और सब अलग हो गए। उसके कुछ सालों बाद अवनी और पार्वती एक दिन मुझे आश्रम के आसपास ही दिखी थी, तो मैंने दूर से ही नजर रखी और जो हो सका मदद की कुछ सालों तक। लेकिन फिर अचानक दोनों वहां से भी गायब हो गई। उसके बाद वो मुझे विवान के ऑफिस में ही मिली। फिर जो हुआ वो तो तुम सब जानते ही हो। राजेश्वरी ने सबसे अहम सवाल पूछा, अब अवनी की माँ कहाँ है? रंजीत जी ने दुखी होकर कहा, मुझे बस इतना पता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके साथ क्या हुआ था, उसने कैसे दिन काटे, अवनी ने आज तक मुझे कुछ नहीं बताया। इसी से समझ आता है कि उसने कितना दुख झेला होगा, इसीलिए वो इतनी सख्त हो गई है। उसे वापस परिवार का हिस्सा बनाना अब मेरी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा रखो। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मेरे लिए तुम लोग भी उतने ही जरूरी हो जितनी वो। उसका कोई नहीं है अब इस दुनिया में सिवाय मेरे।
अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मीरा कहाँ है? कृष्णा ने मीरा के बारे में बताना शुरू किया। मामा, आपके घर छोड़ने से पहले मीरा का एक दोस्त था, अभिषेक। आपको याद है? रंजीत जी ने फौरन कहा। वही सीबीआई अफसर जिसने उसे कहीं से बचाकर घर छोड़ा था। तुम उसी की बात कर रहे हो ना? कृष्णा बोला। हाँ मामा, वही। उस हादसे के बाद मीरा हम सबके काफी करीब आ गई थी। माँ ने भी उसे अपनी बेटी की तरह पाला। एक दिन अभिषेक को किसी मिशन के दौरान चोट लग गई। मीरा उसकी देखभाल के लिए वहां रुकना चाहती थी, पर माँ ने मना कर दिया। मीरा ये कहकर गई कि वो शाम तक लौट आएगी, लेकिन जिन अपराधियों को उसने पकड़ाया था उन्होंने बदला लेने के लिए उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। कृष्णा की बात सुनकर रंजीत जी ने अपना दिल पकड़ लिया और सोफे पर ढह गई। आशिका भागकर उनके पास आई और चिल्लाई। कृष्णा, चुप हो जाओ। तुम्हें इतना सब बताने की क्या जरूरत थी? देखो मामा की धड़कनें कितनी बढ़ गई हैं। मामा, लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स। रंजीत जी ने तड़पते हुए पूछा। नहीं आशिका, मुझे बताओ, मीरा अब कैसी है? वो जिंदा तो है ना? दीदी, आप ही कुछ बोलिए, मीरा को क्या हुआ? विघ्नेश ने उनके सीने को सहलाते हुए कहा। शांत हो जाइए। अभिषेक ने जैसे तैसे उसे ढूंढ निकाला और बचा लिया, पर असली जंग तो उसके बाद शुरू हुई। मीरा खुद को गुनहगार मानने लगी। उसे लगने लगा कि जो कुछ हुआ उसकी वजह वो खुद है। हमने उसे संभालने की बहुत कोशिश की। आशिका ने उसकी काउंसलिंग की, डॉक्टर से मिलवाया, पर कुछ काम नहीं आया। वो अगर आज जिंदा है तो सिर्फ आपसे मिलने की उम्मीद में। हाँ, मैंने ही उसे बताया था कि आप उसके पिता के दोस्त हैं और अब वही पिता की जगह है। ये लीजिए उसका नंबर, उससे बात कीजिए। विघ्नेश बात कर ही रहा था कि रंजीत जी बेहोश होकर गिर पड़े। आशिका ने तुरंत चेक किया, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मीरा के साथ हुए अन्याय की बात सुनकर उनका दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। पुष्कर और विघ्नेश तुरंत कार निकालने भागे, जबकि कृष्णा ने रंजीत जी को अपनी गोद में उठाया और कार की तरफ दौड़ा। राजेश्वरी ने रोते हुए पूछा, आशिका, मेरे भाई को कुछ होगा तो नहीं ना? आशिका ने दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा माँ, वो बस ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैं भी अपनी कार से हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। आप लोग बच्चों का ख्याल रखिए, मैं वहाँ पहुँचते ही कॉल करूंगी। इतना कहकर वो तेजी से निकल गई। रास्ते में पुष्कर ने विवान को फोन किया, लेकिन विवान अवनी पर गुस्से के कारण फोन नहीं उठा रहा था। पुष्कर ने बार बार ट्राई किया, तब जाकर विवान ने फोन उठाया और झल्लाते हुए बोला, क्या हुआ भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? पुष्कर ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, विवान, रंजीत मामा को हार्ट अटैक आया है, जल्दी से हमारे हॉस्पिटल पहुंचो और आते वक्त अवनी को भी साथ लेते आना।